हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और चैप्टर का नाम है इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया का स्वरूप कैसा था वो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी इसके 4 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, तो इस चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट हमने कवर कर लिया है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। कि जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ और जिस टाइम ब्रिटिशर्स आए तो उस टाइम पे क्या डेवलपमेंट रही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, राइट। तो अगर बात करें कॉलोनियल पीरियड की तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ डेवलप हुई हैं इंडिया में। फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर रेलवेज़ की, तो रेलवेज़ ब्रिटिशर्स के टाइम में इंडिया आए हैं। रोड्स जो हैं वो काफ़ी सारे रोड्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बने हैं। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बने हैं। टेलीग्राफ सिस्टम की अगर बात करें तो वो ब्रिटिशर्स के टाइम में स्टार्ट हुआ है। तो इतनी सारी जो फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे इंडिया में डिवॉल्व हुई ब्रिटिशर्स के टाइम में, राइट। तो उनका मोटिव क्या रहा होगा, उन्होंने इतनी सारी डेवलपमेंट की, तो ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि उनका मेन मकसद जो है अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना था, अपने देश के लिए सोचना था। वो यहाँ के लोगों के लिए इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड शुरू से ही नहीं थे, राइट। तो ऐसा क्या रहा होगा कि उन्होंने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट इंडिया में की। ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव ये नहीं था कि वो यहाँ के लोगों को अमेनिटीज़, यहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएं। वो अपने इंटरेस्ट के लिए इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट कर रहे थे, राइट। सबसे पहले अगर बात करें रोड्स की, तो रोड्स कंस्ट्रक्ट तो किए गए थे इंडिया में, लेकिन वो इतने अच्छे रोड्स नहीं थे कि जिससे मॉडर्न ट्रांसपोर्ट यानी उस पर कारें या इस तरह की जो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें हैं ये चल सकें। वहाँ पर नॉर्मल आर्मी जो है वो इधर से उधर जा सकती थी। उन्होंने रोड सिर्फ इतने बनाए थे, अगर बारिश हो जाए, कोई डिज़ास्टर आ जाए तो उन रोड्स का यूज़ नहीं किया जा सकता था। वो सिर्फ पैदल चलने के लिए एक तरह से रोड्स थे। तो ऐसे रोड्स का क्या फ़ायदा, क्योंकि देखिए अगर गांव तक जाना है, गांव तक कनेक्टिविटी आपको किसी ट्रांसपोर्टेशन से नहीं मिल रही है, अगर आपके गांव तक बस नहीं जा रही है, कार नहीं जा रही है, आपको पैदल ही आप उस पर चल पा रहे, तो क्या फ़ायदा उस रोड का। वो तो हम नॉर्मल पहाड़ वाले रास्ते से भी जाते हैं ना, अगर हम बात करें तो रोड्स की कोई खास फैसिलिटीज़ उन्होंने प्रोवाइड नहीं करवाई थी। सिर्फ अपनी आर्मी मोबिलाइज कर सके इंडिया में, इतने से रोड्स उन्होंने बनवाए थे, राइट। दूसरी अगर बात करें, रोड्स का काम क्या था कि जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया से बाहर ले जाना, ठीक है। तो कंट्री साइड यानी जो गांव होते थे, जो बाउंड्री के आसपास होते थे या ओशंस के पास में होते थे, तो उनका यूज़ वो किस लिए करते थे, रॉ मटेरियल को अपनी कंट्री में भिजवाने के लिए, ताकि वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ पे आए और लोग उसे खरीदें, जिससे वहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा सेटल हो सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है बात रेलवेज की। तो रेलवेज जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया में 1850 के अराउंड। इस पे भी एक पूरा का पूरा टॉपिक बनता है कि रेलवेज कब आए, फर्स्ट रेल कब आई, फर्स्ट मेट्रो कब आई, फर्स्ट डबल डेकर कब आई, लॉन्गेस्ट ट्रेन कौन सी है, शॉर्टेस्ट ट्रेन कौन सी है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं इस चीज़ को डिस्कस करूंगी। बट फिलहाल ये था कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया रेलवेज को इंडिया में 1850 में, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है, जो रेलवेज है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है ब्रिटिशर्स का इंडिया में, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो रेलवेज का क्या इफेक्ट रहा, रेलवेज जो है 2 तरह से यहाँ के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। पहली अगर बात करें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, ज़्यादा दूर तक जाना है, हम रेलवेज का यूज़ कर सकते हैं, पैसे भी कम लगते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हम रेलवेज का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या हुआ, अब हम उस टाइम की बात करें, आज तो बेशक हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले क्या था कि इंडिया हमारी सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट कंट्री थी। यहाँ पे खाना उगता था, मतलब गेहूँ अनाज ये सब चीज़ें उगती थी, यहीं के लोग खाते थे, हो गया, सेल्फ सफिशिएंट थे। थोड़ा बहुत ट्रेड होता था जो बच गया। अब क्या लगा होने, यहाँ पे कैश क्रॉप्स जो होती हैं वो ज़्यादा उगने लगी, अनाज की तरफ थोड़ा कम फोकस जाने लगा, ठीक है। अब जब कैश क्रॉप्स उगने लगी तो वो इधर उधर एक्सपोर्ट होने लगी। अब हमने ये चीज़ भी पढ़ी है कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो इंडिया का होता था वो होता था ब्रिटेन के साथ, राइट। तो मैक्सिमम एक्सपोर्ट ब्रिटेन के साथ होता था। तो सारा रॉ मटेरियल या जो भी हम कह सकते हैं अनाज पैदा होगा, ये जाएगा ब्रिटेन, ठीक है। तो इससे किन्हें फ़ायदा हो रहा था, इससे उन लोगों को फ़ायदा हो रहा था, यहाँ पे तो ना टेक्नोलॉजी थी, ना कोई फर्टिलाइजर्स यूज़ होते थे, सिंपल सी चीज़ें जो है बहुत मेहनत के साथ उगाई जाती थी और ब्रिटेन भेज दी जाती थी। किसके थ्रू, रेलवेज के थ्रू। अभी हम एग्रीकल्चर पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम बात करें रेलवेज की कि रेलवेज का यूज़ किस लिए हुआ।
तो जो भी अनाज यहाँ पे उगता था उसे इधर उधर ले जाने के लिए, एक तरह से हम कह सकते हैं ब्रिटेन ले जाने के लिए, और दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए। ठीक है, ये हो गए 2 यूजेस इसके रेलवेज को इंट्रोड्यूस करने के इंडिया में। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है कंक्लूजन। इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ इतनी ही चीज़ें थी, राइट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि उन्होंने रोड्स यहाँ बनवाए, रेलवेज यहाँ बनवाए, तो क्यों बनवाए? उनका अपना इंटरेस्ट था इसलिए बनाए, यहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए उन्होंने नहीं बनवाए, राइट। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। तो जिस टाइम हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम तक ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज तक ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर चुके थे, राइट। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे रहे, उन्होंने यहाँ पे राज किया, तो उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव इंडियंस पे रह गया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पैक्ट यहाँ के लोगों पे रह गया। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की। हम जस्ट इसमें ओवरव्यू करेंगे जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है कि एग्रीकल्चर में क्या था। प्रोडक्टिविटी थी लो और लेबर जो उसमें इंक्लूडेड थी, मतलब जो लोग काम करते थे वो थे ज़्यादा, प्रोडक्टिविटी थी कम। अब बहुत सारे लोग किसी चीज़ में काम कर रहे हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी कुछ आ नहीं रही है, तो क्या फ़ायदा हो उस चीज़ का? ठीक है, बिल्कुल नील है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की आप हालत समझ ही गए। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में हमने पढ़ा। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर तो आ गया था, हमने पढ़ा था टिस्को आ गया था, ठीक है, टाटा स्टील प्लांट आ गया था, कुछ कॉटन इंडस्ट्रीज आ गई थी, जूट इंडस्ट्रीज भी थोड़ी बहुत हो गई थी। तो मॉडर्नाइजेशन ही नहीं थी, अब मॉडर्नाइजेशन ही नहीं थी, राइट। अब मॉडर्नाइजेशन नहीं थी, पुराने स्टाइल से सारा काम होता था, तो उसका भी क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है, आउटपुट इसकी भी क्या रही? नील। नेक्स्ट बात करेंगे हम फॉरेन ट्रेड की। अब हमने कोई 3-4 बार पढ़ ली इस चैप्टर में कि फॉरेन ट्रेड 50% से ज़्यादा इंडिया का किसके साथ होता था? ब्रिटेन। ठीक है, अब एक ही कंट्री के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, वो भी उस कंट्री के साथ जिसने आपके ऊपर रूल किया है, तो क्या वैल्यू रह गई आपके सामान की? जो हैंडीक्राफ्ट का सामान था उसकी तो उन्होंने क्वालिटी वैसे ही बंद कर दी, उन्होंने हैंडीक्राफ्ट का काम ही यहाँ पे बंद कर दिया। तो फिर क्योंकि हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी फेमस थी पूरे वर्ल्ड में, वहाँ की क्वालिटी, फाइन स्टाइल, जिस तरह से काम होता था काफ़ी ज़्यादा फेमस था। अब ब्रिटिशर्स ने वही बंद कर दिया, सारा ट्रेड खुद से सीमित कर दिया, तो क्या ही फिर डेवलपमेंट रह गई। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की बात करें, जैसे रेलवे नेटवर्क हो गया, उससे अपग्रेडेशन चाहिए थी। अब हमने पढ़ा ऊपर की रेलवेज उन्होंने बनाए आर्मी के लिए या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए, इंडियन एग्रीकल्चर की कमर्शलाइजेशन के लिए, बट इसको क्या चाहिए थी? अपग्रेडेशन चाहिए थी। अपग्रेड होना ज़रूरी था, अपग्रेड ही नहीं था तो फिर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। पॉवर्टी, इतनी ज़्यादा पॉवर्टी थी कि 1/3 पॉपुलेशन, 1/3 भी नहीं, इवन 2/3 पॉपुलेशन इंडिया में पॉवर्टी का शिकार थी। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, तो आप आज भी देख सकते हैं बेरोजगारी का क्या हाल है। ठीक है, तो बेरोजगारी उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा थी। इन अ नटशेल अगर हम कहें तो जो सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस जो भी सामाजिक या आर्थिक जो चैलेंजेस थे कंट्री के सामने, वो उनके जाने जाते टाइम भी उतने थे, उनके जाने के बाद भी उतने रहे। बस इतना हो गया कि हम उनसे इंडिपेंडेंट हो गए, हम उनसे आज़ाद हो गए, अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन चैलेंजेस काफ़ी थे, सारे चैलेंजेस हमें ओवरकम करने थे। इनमें से हमने काफ़ी आज के डेट में ओवरकम कर भी लिए हैं, लेकिन अगर पॉवर्टी की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो अभी भी प्रेवलेंट है हमारी इकोनॉमी में, राइट। सो आज के वीडियो में हमने पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंक्लूजन। इससे पहले हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है इस चैप्टर में, आप देख सकते हैं। फॉरेन ट्रेड हो गया, फिर डेमोग्राफिक कंडीशन हो गया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया, और अगर उससे पहले भी बात करें, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो दैट्स इट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, और मे बी इसका चैप्टर नंबर 2 लेकर मैं आपके साथ आऊँ। सो थैंक यू गाइज, सी यू सून, कीप सपोर्टिंग।